Hello friends, this is Mamit Kumar Jain. I am an assistant professor. Welcome to Target for IQ. देखिए आज हम जो टॉपिक लेके आने वाले हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से होगा और हम आज बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की यानी कि संवैधानिक संशोधनों की। देखिए हम जानेंगे आज कि भारतीय संविधान में कोई भी अमेंडमेंट होता है तो वो किन तरीक़ों से किया जा सकता है। देखिए चूँकि आप पहले बात तो ये समझिए कि जब हम संशोधन की बात करते हैं या अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए समय और परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, लेकिन तब से और अब तक समय और परिस्थितियाँ इतनी बदल चुकी हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी होना भी ज़रूरी है। और उसी के लिए हमने पार्ट 20 में एक अमेंडमेंट का एक टॉपिक हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है और उसमें बताया गया है कि यदि संविधान में संशोधन करना है तो किन तरीक़ों से किया जा सकेगा। और हम ये भी जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यदि कोई भी अमेंडमेंट करना है तो ये करने की पावर किसको दी गई है। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिएगा कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में 3 तरीक़ों से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 368 की हम यदि बात करेंगे तो उसमें 2 ही तरीके बताए हुए हैं जिससे कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और संशोधन करने की कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर है वो केवल और केवल किसके पास है, वो पार्लियामेंट के पास है। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करने की पावर केवल और केवल किसके पास है, पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास है। ठीक है, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट कितने तरीक़ों से किया जाएगा। वो 3 तरीके यहाँ पर होंगे जिनकी अब हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर 3 तरीक़ों में मैं पहले बात करूँगा। पहला जो तरीका है, पहला प्रोसीजर है वो है सिंपल मेजोरिटी, जिसे हम बोलते हैं सामान्य बहुमत, जिसे हम जानते हैं सामान्य बहुमत से। देखिए अब मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर कौन कौन से, देखिए पहली बात तो ये कि यदि मैंने आपको बताया कि 3 तरीके से भारतीय संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है तो हमें ये भी जानना होगा कि ऐसे कौन से टॉपिक या ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जिनमें जो अमेंडमेंट है सिंपल मेजोरिटी से होगा। तो पहले इसी बात की चर्चा करेंगे, फिर हम देखेंगे और बाकी 2 तरीके कौन से हैं। तो सिंपल मेजोरिटी में जो कौन से ऐसे प्रोविजंस, कौन से आर्टिकल इनमें अमेंडमेंट हम सिंपल मेजोरिटी से करेंगे, उनमें जो आर्टिकल्स हैं तो वो आर्टिकल हम देखेंगे आर्टिकल 3, 4, आर्टिकल 169 और आर्टिकल 239A। यानी कि सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट होने के लिए बहुत लिमिटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं जिनमें यदि कोई अमेंडमेंट या संशोधन होगा तो वो सिंपल मेजोरिटी से होगा। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट होता कैसे है। तो चलिए चलते हैं। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट ही अमेंडमेंट कर सकती है, तो पार्लियामेंट किससे मिलकर बनती है ये बात भी आपको पता होगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। तो यही बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये हो गया लोकसभा, ये हमारा हो गया राज्यसभा और यहाँ पार्लियामेंट किससे मिलकर बन रहा है, प्रेसिडेंट से। अब इस बात को आपको ध्यान देना है कि यदि हमें आर्टिकल 3, 4, आर्टिकल 169 या 239A में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो हमें ये सिंपल मेजोरिटी फॉलो करनी पड़ेगी। अब उसके लिए क्या होगा, एक अमेंडमेंट बिल। देखिए सबसे पहले कोई भी अमेंडमेंट होता है उसके लिए एक बिल या विधेयक आता है, और चूंकि ये अमेंडमेंट होना है तो इसी को हमने नाम दिया है अमेंडमेंट बिल का। अब जो अमेंडमेंट बिल है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि हमें इन आर्टिकल में से किसी आर्टिकल में अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए हमने एक बिल इंट्रोड्यूस किया। वो बिल हम चाहे लोकसभा में या सबसे पहले राज्यसभा में कहीं भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए सपोज मान लेते हैं कि वो बिल हमने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। अब हमें यहाँ से एक मेजोरिटी चाहिए, यानी कि लोकसभा एक मेजोरिटी से, जिसे हमने सिंपल मेजोरिटी का नाम दिया है, उस मेजोरिटी से बिल पास कर देती है तो वो दूसरे हाउस में जाएगा। यदि वहाँ से भी पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट अपनी एसेंट देंगे, तो ये जो अमेंडमेंट है वो पूरा मान लिया जाएगा, वो अमेंडमेंट हो जाएगा। तो समझते हैं कि वो प्रोसीजर कौन सा है। तो यहाँ पर समझते हैं कि यदि वो बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो जो मेजोरिटी है वो क्या है, वो है मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ
प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स। यानी इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि ये कह रहा है जो सिंपल मेजोरिटी है कि उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 50% से अधिक बहुमत। हम मोर देन 50% की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट 50% नहीं, मोर देन 50%। और इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो मेजोरिटी या बहुमत की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स हैं, टोटल मेंबरशिप की हम बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि मैंने यहाँ पर ये बात आपको नहीं बताई कि कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक बहुमत। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स। यानी कि इस बात को मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। सपोज मान लेते हैं कि हमारे लोकसभा में ओवरऑल, मैं एक क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सिंपल यहाँ पर यूज लेके चल रहा हूँ। सपोज 500 ओवरऑल मेंबर है सपोज इस लोकसभा में। अब ऐसा हो कि इस समय जिस दिन ये वोटिंग होनी थी, यानी कि इन आर्टिकल्स में कोई अमेंडमेंट होना था, तो हमें 500 यानी कि टोटल मेंबरशिप का मोर देन 50% नहीं चाहिए था। हमें 500 का यानी कि टोटल मेंबरशिप का हमें मोर देन 50% यानी कि मोर देन 50% कितना होता है, 251 नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर। यानी कि अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझें कि यदि टोटल मेंबरशिप लोकसभा में 500 थी, लेकिन उस दिन वोटिंग करने के लिए कितने लोग आए, यानी कि वोटिंग और प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट कितने हुए, प्रेजेंट मान लेते हैं कि 500 में से 100 नहीं आते, यानी कितने प्रेजेंट हुए, 400। लेकिन 400 में प्रेजेंट होने के बाद भी उनमें से 100 मेंबर्स ने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी कि उसमें से 100 लोग और पार्टिसिपेट नहीं हुआ, तो यानी कि कितने बचे, 300। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये 300 जो हम यहाँ पर 300 की बात कर रहे हैं, ये 300 वो लोग हैं जो प्रेजेंट होके वोटिंग दे रहे हैं, यानी 300 मेंबर्स ये प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स हैं। और हमें इनका मोर देन 50% मेजोरिटी चाहिए, यानी 50% ऑफ 150, यानी कि हमें कम से कम 151 यदि वोटिंग मिल जाती है फेवर में, अमेंडमेंट के फेवर में, तो ये मान लिया जाएगा जो भी प्रिस्क्राइब्ड अमेंडमेंट था इन आर्टिकल्स में, तो वहाँ पर लोकसभा ने वो अमेंडमेंट बिल पास कर दिया। और यदि एक हाउस से वो बिल पास हो जाता है तो उसके बाद वो दूसरे हाउस में वो बिल जाएगा, और दूसरे हाउस में भी यही मेजोरिटी हमें चाहिए होगी, यानी कि मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर ऑफ राज्यसभा। यानी राज्यसभा के भी कुल सदस्य संख्या नहीं, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 50% से अधिक यदि हमें मेजोरिटी मिल जाती है, तो ये भी माना जाएगा कि लोकसभा ने उस अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया। और जब लोकसभा और राज्यसभा से वो बिल पास हो जाता है, तो उसके बाद वो एसेंट के लिए आर्टिकल 111 में किसके पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के पास। और जैसे ही प्रेसिडेंट उस पर अपनी एसेंट दे देते हैं, ये माना जाएगा कि वो अमेंडमेंट बिल अब पास हो चुका है, यानी कि वहाँ पर जो प्रपोज अमेंडमेंट था वो अब कंप्लीट हो चुका है, वो अमेंडमेंट हो चुका है। लेकिन आपको इस बात को भी मैं बता दूं कि यदि वो अमेंडमेंट बिल ना होकर यदि वो ऑर्डिनरी बिल होता, सामान्य विधेयक होता, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि वो एक बार उसे रिव्यू के लिए वापस हाउसेस को लौटा सकता था। लेकिन यदि वो अमेंडमेंट बिल है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है, उसे यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं उनको उस बिल पे अपनी एसेंट देनी ही होगी। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसे ज़रा आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद ये जो तरीका था, ये हमारा पहला तरीका था सिंपल मेजोरिटी का, और इस बात को आपको ध्यान रखेंगे, ये सिंपल मेजोरिटी से जो हम अमेंडमेंट करते हैं ये आर्टिकल 368 के जुडिक्शन से बाहर है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके बाद संविधान में यदि कोई अमेंडमेंट होना है तो उसका दूसरा तरीका कौन सा है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका हम देखेंगे वो है स्पेशल मेजोरिटी का, यानी कि दूसरा तरीका कौन सा है हमारा, विशेष बहुमत का। इस बात को अब हम जानेंगे। तो जो स्पेशल मेजोरिटी है या विशेष बहुमत है, तो ये आर्टिकल 368 में इसको जगह दी गई है। आर्टिकल 368 में एक मेथड बता रखा है अमेंडमेंट का, जिससे हम विशेष बहुमत या स्पेशल मेजोरिटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हमें ये भी जानना होगा कि इनमें इस मेजोरिटी के थ्रू संविधान के ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं जिनमें हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, इन्हें हम बाद में देखेंगे जब हम तीनों ही प्रोसीजर देख लेंगे।
लेकिन अब हम ये देखेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट कैसे किया जाता है। तो ज़रा ध्यान देंगे कि अमेंडमेंट चूंकि आपको पता है कि संसद या पार्लियामेंट ही कर सकती है, और अभी आपको ये भी बात मैंने आपको बताई थी कि पार्लियामेंट किससे मिलकर बनता है, पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर फिर हम वही बात लिखेंगे, यहाँ पर एक हाउस है लोकसभा और जो अपर हाउस है वो है राज्यसभा, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। अब यदि सब्जेक्ट कौन से है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि यदि स्पेशल मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न में कोई अमेंडमेंट होना है तो उसका मेथड क्या होगा, वो प्रोसीजर क्या होगा। तो यहाँ पर फिर मैं वही बात लिखूंगा कि एक अमेंडमेंट बिल हमारे पास है, और यानी कि संशोधन विधेयक। अब इस बिल को ही हमें पार्लियामेंट से पास करवाना है ताकि वो प्रपोज जो अमेंडमेंट है वो पूरा हो जाए। तो जो अमेंडमेंट बिल है वो चाहे, फिर से वही बात मैं कहूँगा कि आप किसी भी हाउस में उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे तो आप लोकसभा में चाहे तो आप राज्यसभा में उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब सपोज मान लेते हैं कि जो अमेंडमेंट बिल है वो हमने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अब ध्यान देते हैं यहाँ पर कौन सी मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी के नाम पे कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ध्यान देंगे यहाँ पर हमें 2 प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। पहली बात कह रहा है कौन सी मेजोरिटी चाहिए, ये कह रहा है नॉट, देखिए ध्यान देते हैं यहाँ पर 2 तरीके हम फॉलो करने वाले हैं। ये कह रहा है नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर। पहले आप इस बात को समझिए। और एक इसमें आएगा टोटल मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। तो चलिए इसी बात को पहले लेके चलते हैं, इसी बात को लेके चलते हैं। देखिए पहला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ऑफ टोटल मेंबरशिप। यानी यहां पर हमने ये अमेंडमेंट प्रोसीजर थोड़ा सा हार्ड बनाया है, क्योंकि अभी मैंने सिंपल मेजोरिटी में आपको बताया था कि मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर, लेकिन यहाँ हम प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। यानी कि यदि लोकसभा में 500 मेंबर्स होते टोटल, तो हमें उनका, चाहे भले वो प्रेजेंट हो या ना हो, भले वो वोटिंग करें या ना करें, हमें टोटल मेंबरशिप का मोर देन 50% चाहिए। यानी यदि 500 टोटल मेंबर्स होते तो हमें 251 चाहिए ही चाहिए होते हैं। साथ ही में एक और मेजोरिटी हमें चाहिए होगी, और वो कह रहा है नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स। लेकिन इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये मेजोरिटी पूरी कर लेते हैं तो आपको दूसरी मेजोरिटी ये फॉलो करनी पड़ेगी कि जो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स हैं, यानी कि यदि 500 मेंबर्स होते उस समय लोकसभा में टोटल मेंबर, और उसमें से 100 उस समय प्रेजेंट नहीं हुए, यानी कि 400 मेंबर्स प्रेजेंट थे, लेकिन 400 मेंबर्स में से भी 100 मेंबर्स ने प्रेजेंट होने के बावजूद वोटिंग नहीं किया, यानी कि टोटल कितने बचे हमारे पास 300, यानी 300 ऐसे मेंबर्स थे जो प्रेजेंट होके उन्होंने वोटिंग किया। तो इनका हमें कितना चाहिए, 2/3, नॉट लेस देन, यानी कि 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि कितना, टोटल 200 मेंबर्स। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी कि जितने भी लोकसभा में उस समय प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स होंगे उनका कम से कम 2/3 हमें मेजोरिटी चाहिए होगा। तो यदि हम एक ये मेजोरिटी और दूसरी ये मेजोरिटी पूरी कर लेते हैं, यानी कि कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत यदि हमें एक हाउस से मिल जाता है, तो ये माना जाएगा कि स्पेशल मेजोरिटी को फॉलो करते हुए एक हाउस ने वो अमेंडमेंट पास कर दिया है। और जब एक हाउस उसे पास कर देता है तो फिर हम दूसरे हाउस में उसे भेजेंगे ताकि दूसरे हाउस से भी हमें मेजोरिटी मिल जाए, और दूसरे हाउस में भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, सेम मेजोरिटी फॉलो करनी पड़ेगी। और उसके बाद जब राज्यसभा से भी वो पास हो जाता है तो उसे हम कहाँ भेजेंगे, प्रेसिडेंट के पास, और ताकि प्रेसिडेंट उसमें अपनी एसेंट दे दे। और आर्टिकल 111 में प्रेसिडेंट
अपनी एसेंट देने के लिए वो बाउंड होंगे। और रिव्यू के लिए भी वो, क्योंकि ये अमेंडमेंट है, तो अमेंडमेंट में जो प्रेसिडेंट है वो उस बिल को रिव्यू के लिए हाउसेस को रिटर्न नहीं कर सकते। इसलिए जब भी पहली बार प्रेसिडेंट के पास वो अमेंडमेंट बिल आएगा तो उस पर प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी होगी, ठीक है। और सब्जेक्ट जो मैंने बताया था कि इसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। और अब हम तीसरा मेथड फॉलो करेंगे, और तीसरा मेथड जो लास्ट मेथड होगा और उसे भी आर्टिकल 368 में जगह दी हुई है, यानी हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में तीसरे तरीके से अमेंडमेंट कैसे हो सकता है। और तीसरे तरीके में हम देखेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे स्पेशल मेजोरिटी तो हो गई ही, जो अभी हमने पढ़ा विशेष बहुमत, तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ एक नई चीज़ देखेंगे, स्पेशल मेजोरिटी विद द रेटिफिकेशन of at least 50% स्टेट लेजिस्लेचर। यानी ये कह रहा है कि तीसरे तरीके से हमें अमेंडमेंट करना है, तो ये कह रहा है कि एक तो आपके पास विशेष बहुमत होना ही चाहिए, और साथ ही साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों द्वारा उसका अनुसमर्थन भी होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो हार्डेस्ट प्रोसीजर है किसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का, इसी वजह से देखिए एक सिंपल मेजोरिटी होती है जो बहुत इजीली अमेंडमेंट करवा देती है, और एक ये देखिए एक हार्ड वे आपके सामने है जिसमें यदि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें यदि आपको अमेंडमेंट करना है तो ये टफेस्ट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। यानी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल इसलिए कि सिंपल मेजोरिटी या कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं अमेंडमेंट के जिसमें हम आसानी से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जैसे कि ये सामने है आपकी जो मैं बताने वाला हूँ, इसमें यदि संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए हमने टफ प्रोसीजर फॉलो किया है, इसलिए हम इसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। समझते हैं कि इस तरीके से अमेंडमेंट कैसे होगा, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस तरीके से अमेंडमेंट करने के लिए कौन कौन से आर्टिकल में हमें ये तरीका फॉलो करना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे कौन से प्रोविजंस, कौन से आर्टिकल्स हैं या कौन से शेड्यूल्स हैं जिनमें इस तरीके से अमेंडमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिख लेता हूँ, वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जिसमें एक आता है हमारा आर्टिकल 54 एंड 55, यानी ये प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात करते हैं। इनमें कोई अमेंडमेंट होना है तो आपको यही तरीका फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ आर्टिकल 73 एंड आर्टिकल 162। फिर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, यानी कि आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक में कहीं भी कोई अमेंडमेंट करना है तो आपको ये तीसरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही हम हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 231 एंड आर्टिकल 241। इसके बाद जीएसटी काउंसिल है हमारा आर्टिकल 279A में, इसमें भी यदि कोई अमेंडमेंट होना है तो हमें यही तीसरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ एक हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 255 तक। इसके बाद हम शेड्यूल की बात करें तो अनुसूची की बात करें तो शेड्यूल 4 और 7 में भी यदि कोई अमेंडमेंट हमें करना है तो भी हम ये तीसरा तरीका फॉलो करेंगे। और साथ ही साथ यदि आर्टिकल 368 स्वयं, यदि इसमें भी यदि आर्टिकल 368 की ही किसी बात में कोई संशोधन करना है तो भी आपको ये तीसरा तरीका फॉलो करना पड़ेगा। अब हम ये जानेंगे कि इस तरीके से कोई अमेंडमेंट होना है तो वो कैसे होगा, तो समझेंगे। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट ही संविधान में कोई अमेंडमेंट करती है, तो ये देखेंगे कैसे करती है। तो लोकसभा, राज्यसभा और ये प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, इनसे मिलकर बनती है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर फिर एक अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करेंगे हम।
संशोधन विधेयक, और ये संशोधन विधेयक फिर आप किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस बार भी मैं लोकसभा में से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है, पहले तो आपको यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी की पूरी बात करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर वही वाली बात, मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। एंड साथ ही साथ एक दूसरी बात, नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स। तो ये तो स्पेशल मेजोरिटी की बात तो है ही, और साथ ही साथ ये सेम मेजोरिटी राज्यसभा से भी पास होनी चाहिए। लेकिन अब आप ध्यान रखेंगे कि जब वो लोकसभा राज्यसभा से वो बिल पास हो जाता है, तो वो बिल जितने भी हमारी स्टेट लेजिस्लेचर हैं, जितने भी स्टेट हैं, उनकी जो विधानमंडल हैं, तो वो बिल हम किसको भेजेंगे, जितने भी हमारे स्टेट्स होंगे तो उन स्टेट्स को भेजा जाएगा, और वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेचर होगी यानी कि राज्य विधानमंडल होंगे, उसमें से कम 50% यदि स्टेट लेजिस्लेचर इस बिल को रेक्टिफाई कर देती है, अनुसमर्थन दे देती है, अपनी एसेंट दे देती है कि ठीक है, यानी कि कम से कम 50% विधानमंडली ये कहती हैं कि हम इस बिल के साथ हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि ये अमेंडमेंट बिल पास हो जाए। तो यदि इन्होंने अपना अनुसमर्थन दे दिया, कितनों ने, कम से कम 50% ने, तो फिर उसके बाद वो मामला, वो पूरा जो अमेंडमेंट बिल है वो किसको भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट को, और जैसे ही प्रेसिडेंट उस पर अपनी एसेंट दे देंगे वैसे ही ये अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा। तो यानी कि आप देखेंगे कि पूरे संविधान में 3 तरीकों से आप कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 368 में सिर्फ 2 ही तरीके बताए गए हैं, एक स्पेशल मेजोरिटी यानी कि विशेष बहुमत, और एक तीसरा तरीका जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल मेजोरिटी विद द रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट 50% स्टेट लेजिस्लेचर। तो हम इन 3 तरीकों से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्पेशल मेजोरिटी है उस पर कौन से सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि इनमें यदि हमें स्पेशल मेजोरिटी से हम किन किन प्रोविज़न या किन किन आर्टिकल्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो आप ये जानिए कि जो मैंने सिंपल मेजोरिटी में आर्टिकल बताए थे, आर्टिकल 3, 4 या 169 या 239A, इन्हें छोड़ दीजिए आप। और जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट में यानी कि तीसरे तरीके में जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए थे, जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 54, 55, या मैंने आपको शेड्यूल 4, 7, आर्टिकल 368, 279A, यानी कि जो मैंने आर्टिकल्स आपको थर्ड पॉइंट में बताए थे उन्हें छोड़ दीजिए। इसके अलावा जितने भी प्रोविज़न, जितने भी आर्टिकल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, उनमें कोई भी अमेंडमेंट होगा वो सब यहाँ इन सब्जेक्ट्स में आ जाएंगे, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से उनमें अमेंडमेंट किया जा सकेगा। तो आज का जो हमारा अमेंडमेंट का टॉपिक था वो यहीं तक था। बाकी हम आपसे नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। लेकिन मैं आपको जाने से पहले ये बता दूं कि हमारे उत्तर प्रदेश जुडिशरी के ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं। तो टारगेट फॉर IQ आपको इनवाइट करता है कि यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।